तुगलक वंश समाप्त होने के बाद आगे हम देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी तक रहता है। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां को कहा गया है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिरिज खां तैमुरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमुरलंग ने खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिरिज खां के बारे में कहा जाता है कि यह नियमित रूप से तैमुरलंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिरिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। खिरिज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। आगे देखते हैं कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। पंद्रह सौ चार ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी के बारे में कहा गया है कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनवाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। आगे देखते हैं कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा भी गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी रही। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए।
अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सुल्तान का जो राजकीय भाग था उसका अधिकांश भाग वह पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर जो है प्रधानमंत्री को भी कहा गया। यह राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुशरिफ ए मुमालिक, इसको हम महालेखाकार भी कहते हैं, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजूम आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन, कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सदर उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। उसके बाद दीवान ए खैरात, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था।